बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है। राइट सम एडवांटेजेस आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो इससे पहले हम हाई लेवल लैंग्वेज के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं, वो पढ़ चुके हैं। तो ये तकरीबन वही सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, वही सारे एडवांटेजेस हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज के हैं। बस यहाँ उसने सी लैंग्वेज को, जो कि खुद एक हाई लेवल लैंग्वेज है, उसको उसने सेंटर्ड करके हमें ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो दोबारा रिवाइज करवा रहा है। तो ये तकरीबन हमारे पास 8 पॉइंट हैं इस वक्त। तो इन 8 पॉइंट्स को इन शॉर्टली जो है वो हम जल्दी से हम रीड करते हैं। उसके बाद हम आज अपना जो टर्बो सी प्लस प्लस एडिटर है या आईडी है उसको इंस्टॉल करना जो है वो सीखेंगे। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहला हमारे पास जो पॉइंट है कि सी लैंग्वेज जो है उसकी खसूसियात में, उसके करेक्टरिस्टिक्स में, उसके एडवांटेज में, वो है नंबर 1 इज अ कन्वीनियंट लैंग्वेज, यानी आसान लैंग्वेज है। तो सी जो है वो एक, मैं इसको लेबल कर लेता हूं। सी जो है वो एक बड़ी कन्वीनियंट लैंग्वेज है, यानी कि आसान लैंग्वेज है। इट प्रोवाइड्स मैनी फैसिलिटीज इन ईजियर वे दैट आर डिफिकल्ट टू यूज इन लो लेवल लैंग्वेजेस। तो फिर वो कंपेयर कर रहा है सी लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेजेस के साथ। वो कह रहा है कि सी हमें बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करती है, बड़े आसान तरीके से हम उनको यूज कर सकते हैं, जो कि अगर हम कंपेयर करें लो लेवल लैंग्वेजेस के साथ तो वहां उनको इस्तेमाल करना जो है, उन फैसिलिटीज को या उन फीचर्स को या उन फंक्शंस को, वो बड़ा मुश्किल है। प्रोग्रामर्स कैन राइट कम्प्लेक्स प्रोग्राम। तो जो सी लैंग्वेज के प्रोग्रामर हैं वो मुश्किल से मुश्किल प्रोग्राम जो है वो राइट कर सकते हैं मोर इजीली, ज्यादा आसानी से, अगर हम कंपेयर करें किसके साथ, फिर लो लेवल लैंग्वेजेस के साथ। तो सिंपल है जी, सी लैंग्वेज जो है वो कन्वीनियंट लैंग्वेज है अगर इसको कंपेयर किया जाए लो लेवल लैंग्वेजेस के साथ। इसमें प्रोग्रामर जो है वो मुश्किल प्रोग्राम भी बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, जिनको लिखने के लिए आमतौर पे लो लेवल लैंग्वेजेस में जो है वो काफ़ी टाइम भी लगता है और काफ़ी मुश्किलात भी होती हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया, वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है जी सी लैंग्वेज। तो सी एक वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। हम इसके बारे में भी बात कर चुके हैं जब हम बात कर रहे थे स्टैंडर्डाइजेशन की। तो क्योंकि सी एक जो है वो स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, और सी का जो शुरू का जो स्टैंडर्ड था वो एमसीसी था। तो इसमें जो भी प्रोग्राम जारी बात है आप लिखेंगे वो स्टैंडर्ड के तहत लिखेंगे। तो जब कोई चीज़ स्टैंडर्ड के तहत लिखी जाती है तो इसका मतलब है कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स भी आते हैं तो फिर उनको दूर करना भी, उनको समझना भी आसान हो जाता है। तो सी का जो तरीकाकार है, सी का जो सिंटेक्स है वो आसान है जो है वो समझने के लिए। द प्रोग्राम्स रिटन इन सी लैंग्वेज आर इजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई। तो प्रोग्राम जो सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उनको आप आसानी से जो है वो बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जो है उनको मेंटेन भी रखा जा सकता है। तो सी एक वेल स्ट्रक्चर्ड जो है वो लैंग्वेज है हमारे पास। उसके बाद आ गया हमारे पास मशीन इंडिपेंडेंस। ये भी वही पॉइंट है जो हाई लेवल लैंग्वेज के करेक्टरिस्टिक्स में हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं। सी लैंग्वेज प्रोवाइड करती है मशीन इंडिपेंडेंस। तो सिर्फ सी लैंग्वेज ही प्रोवाइड नहीं करती मशीन इंडिपेंडेंस, बल्कि तमाम हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो मशीन इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करती हैं। उसका मतलब क्या है कि प्रोग्राम जो सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उनको आप डिफरेंट टाइप के प्रोसेसर्स के ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यही बात हमने वहां भी की थी, और ये आपको नजर आ रहा होगा कि इंटेल और मोटरोला की जो एग्जाम्पल है, जो हमारे पिछले लेक्चर में हम ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं, वो एग्जाम्पल उसने दोबारा यहाँ जो है वो दे रही है। मतलब ये कि अगर एक प्रोग्राम आपने इंटेल प्रोसेसर के ऊपर लिखा हुआ है सी लैंग्वेज का, वो प्रोग्राम जो है वो मोटरोला प्रोसेसर के ऊपर भी एज इट इज एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फर्क सिर्फ ये होगा कि आपको दूसरी मशीन के ऊपर भी पहले सी का ट्रांसलेटर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि हमारे केस में क्या होगा, कंपाइलर। यानी कि सी क्योंकि ट्रांसलेटर के तौर पे कंपाइलर को यूज करती है। तो फिर कंपाइलर का तरीकाकार क्या है या वो कैसे काम करता है वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो देख चुके हैं। दैट इज वाई इट इज अ प्रेफरेबल टू राइट प्रोग्राम इन सी रेदर देन मशीन लैंग्वेज। तो इसलिए ये प्रेफर किया जाता है कि बजाय मशीन लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखने के सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाए, क्योंकि जब मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे तो वो सिर्फ उस मशीन के ऊपर ही एग्जीक्यूट होगा, वो उस मशीन के डिपेंडेंट होगा। सी का प्रोग्राम मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है। बल्कि हाई लेवल लैंग्वेज जितनी भी हैं, जावा है, फोर्ट्रान है, सी प्लस प्लस है, इन सब के प्रोग्राम मशीन इंडिपेंडेंट जो है वो होते हैं। ये पॉइंट जो है वो पहले हो चुके हैं, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा फास्ट जो है वो हम आगे इसमें बढ़ रहे हैं। मॉडुलैरिटी चौथा पॉइंट हमारे पास आ गया। ठीक है जी, सी लैंग्वेज प्रोवाइड करती है फैसिलिटी ऑफ मॉडुलर प्रोग्रामिंग। मॉडुलर प्रोग्रामिंग हम कहते हैं जब हम अपने बड़े से प्रोग्राम को
छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल मॉड्यूल्स। छोटे छोटे हिस्सों में अपने प्रोग्राम को हम डिवाइड कर लेंगे, ताकि जब उसमें डीबगिंग करनी पड़े, जब उसमें कोई एरर ढूंढना पड़े, जब उस प्रोग्राम को मेंटेन करने की बात है, जब उस प्रोग्राम में हमने कुछ सर्च करना हो, तो हमें जो है वो आसानी हो। दीज मॉड्यूल्स कैन बी डेवलप्ड एंड कंपाइल्ड इंडिपेंडेंटली। और फिर उन मॉड्यूल्स को आप सेपरेटली एक दूसरे से जो है वो डेवलप भी कर सकते हैं और कंपाइल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक सी लैंग्वेज के अंदर जो है, फॉर एग्जांपल आप कोई मैथ का प्रोग्राम जो है वो डेवलप कर रहे हैं, तो उसको आप छोटे छोटे फंक्शंस या छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल जो है वो आप एक डेवलपर को कहेंगे तुमने फैक्टोरियल का जो मॉड्यूल है वो तुमने तैयार करना है, दूसरे डेवलपर को किसी दूसरी इक्वेशन का जो है वो मॉड्यूल, उसने वो मॉड्यूल तैयार करना है। तो इस तरह आप काम को भी डिवाइड कर सकते हैं, मॉड्यूल्स को डेवलपमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। और फिर बाद में उनको जो है वो कंपाइल जो है इंडिपेंडेंटली उनको आप कंपाइल करके जो है एक बाद में एक प्रोजेक्ट की शक्ल भी दे सकते हैं। तो सी जब हम कोड करेंगे और फंक्शंस के ऊपर पहुंचेंगे, तो फिर इस डेफिनेशन की मॉड्यूलरिटी की जो है वो आपको एग्जैक्टली जो है वो समझ वहां आएगी। फिलहाल आप इसको एक पॉइंट के तौर पे लाजमी याद रखें कि सी जो है वो हमें ये फैसिलिटी देती है कि हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकें, और जो है वो इन मॉड्यूल को सेपरेटली एक दूसरे से डेवलप किया जाए और कंपाइल भी किया जा सकता है। उसके बाद आ गया पांचवा पॉइंट हमारे पास सी का। सी जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसका मतलब है इट कैन डिफरेंशिएट अपर केस एंड लोअर केस वर्ड। तो सी लैंग्वेज क्योंकि एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इस लैंग्वेज के कोड में, सोर्स कोड में जो अपर केस में लिखेंगे वर्ड और जो लोअर केस में लिखेंगे, ये एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपर केस में ए लिखते हैं सी लैंग्वेज में सोर्स कोड में, और एक लिखते हैं स्मॉल ए और एक लिखते हैं कैपिटल ए, तो ये दोनों डिफरेंट कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि सी जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर हम यहाँ आगे वो कह रहा है ऑल कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस। जितने भी कीवर्ड सी लैंग्वेज के अंदर है, कीवर्ड से मुराद क्या है, वो तमाम वर्ड जो सी लैंग्वेज डेवलपर्स ने प्री डिफाइंड जिनके मीनिंग्स रखे हुए हैं, जिनको हमने यूज करके तो प्रोग्रामिंग करनी है सी लैंग्वेज में, उन तमाम कीवर्ड्स को सी लैंग्वेज में लोअर केस में लिखा जाता है। तो ये उनकी अलामत भी है कि जब आप कीवर्ड कोई लिख रहे हैं, तो आप उसको अगर अपर केस में लिख देते हैं तो अंडरस्टूड है कि वो एरर होगा, ठीक है। वो बाद में एरर बन जाएगा, ट्रांसलेटर बताएगा कि भाई ये कीवर्ड मुझे नहीं मिला। तो आपको तमाम इस तरह के जो प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, जिनको हम कीवर्ड्स कहते हैं, वो आपको लोअर केस में लिखने पड़ेंगे। अगर यहाँ मेरे पास स्लाइड है, तो मैं उस स्लाइड पे आपको जो है वो हम देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास ये स्लाइड है, ये वही स्लाइड है एनालॉजी वाली। तो इसमें ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, इस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। इस प्रोग्राम आप देखें कि कुछ कीवर्ड्स हैं। अभी हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो है वो कीवर्ड्स की डेफिनेशन और कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो बात होगी, लेकिन क्योंकि यहाँ उसने वो जो है वो टर्म यूज किया है, तो मैं उसको यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये वॉइड है, अब वॉइड का मतलब क्या है, ये क्यों यूज होता है, ये एक अलग स्टोरी है, ये तो हम उस वक्त कवर करेंगे जब ये वॉइड के बारे में आगे बात होगी। लेकिन ये वॉइड एक कीवर्ड है, इसको आपने हमेशा लोअर केस में लिखना है। इसी तरह बाकी आप देख लें, यहां लिखा हुआ है हमारे पास इंट, INT, इंट, इंटीजर्स नंबर के लिए हम लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, कब लिखते हैं, ये भी बात की बात है, लेकिन ये आप देखें ये भी जो है वो लोअर केस के अंदर जो है वो लिखा हुआ है। तो इस तरह के जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो आपने सी लैंग्वेज में लोअर केस में लिखने हैं। और अगर इसकी इंट की जगह मैं कैपिटल आई से इसको शुरू करता हूं, ठीक है जी, इस इंट को जो है मैं कैपिटल आई से शुरू करता हूं। अगर मैं यहाँ पॉइंटर जो है वो ले लेता हूं और मैं इस तरह जो है वो, ठीक है जी, इस तरह इंट लिखता हूं, ये IN और ये T स्मॉल में, तो अब ये I कैपिटल है। अगर मैं इस तरह इंट लिखूंगा तो हमारा ट्रांसलेटर जो कंपाइलर है वो एरर देगा, वो कहेगा मुझे इस कीवर्ड की, इस वर्ड की समझ नहीं आई कि ये क्या है। तो तमाम कीवर्ड सी लैंग्वेज में वो आपको लोअर केस में लिखने पड़ेंगे। तो एक वाइड है इसमें कीवर्ड, जैसे ये इंट है इसमें कीवर्ड, ठीक है जी। तो ये दोनों जो है वो आपको इसमें कीवर्ड नजर आ रहे हैं। बाकी इस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को इंशाल्लाह बाद में समझेंगे। फिर वक्त हम वापस चलते हैं, हमारे पास यहाँ लेक्चर के ऊपर आ जाते हैं। तो दिस फीचर मेक इट इजियर टू मेंटेन द सोर्स कोड। तो इस तरह आप अपने सोर्स कोड को भी आसानी से मेंटेन रख सकते हैं, मतलब उसमें एरर्स को डीबग करना भी आसान हो जाता है और कोड को जो है वो लिखने में भी आपको आसानी होती है। तो मेंटेन से मुराद उसकी जो है वो कुछ ये है। केस सेंसिटिविटी के बाद हमारे पास आ जाता है हार्डवेयर कंट्रोल। तो हमने शुरू में एक बात की थी कि सी लैंग्वेज जो है वो हमें हार्डवेयर कंपोनेंट्स तक भी कंट्रोल जो है वो प्रोवाइड करती है। तो
अगर ये हार्डवेयर लेवल तक भी कंट्रोल प्रोवाइड करती है जैसे असेंबली लैंग्वेज करती है, तो फिर हम इसको हाई लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं? तो मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कि जो टेक्निकली जो ज़्यादा प्रोफेशनल्स हैं, जो सिस्टम प्रोग्रामिंग के हैं, वो इसको प्योरली हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो है वो स्टैंड नहीं करते, वो इसको एक मीडियम लेवल लैंग्वेज के तौर पे मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इसमें लो लेवल जो है वो फीचर्स भी हैं। लो लेवल से मुराद क्या है कि इसमें हार्डवेयर कंपोनेंट्स को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है सी की स्टेटमेंट्स के जरिए, जैसे ये लिखा हुआ है। तो इसमें ऐसे प्रोग्राम लिखे जा सकते हैं जो हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकें, जिनसे आप हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन दे सकें। तो इसका मतलब है कि ये लो लेवल की कैटेगरी में भी कहीं फॉल करेगी। लेकिन इसके बरक्स जो है वो ये हमें सारे वो फीचर्स प्रोवाइड कर रही है जो हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर आमतौर पे हमें मिलते हैं। तो फिर इसकी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर भी जो है वो स्टैंड करेगी। तो ये फिर इसको हम अगर मर्ज करें तो हम इसको कह सकते हैं कि एक मीडियम लेवल लैंग्वेज है। लेकिन हमारे कोर्स में जो है हम इसको ऑनवर्ड जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज के तौर के ऊपर ही कंसीडर करेंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताना जरूरी समझा, मैंने आपको बता दिया, लेकिन उससे मतलब ये नहीं कि आप उससे जो है वो किसी किस्म की कंफ्यूजन क्रिएट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट बचे हमारे साथ है 7वां पॉइंट, दैट इज अ स्मॉल लैंग्वेज। तो सी एक स्मॉल लैंग्वेज है। ये स्मॉल लैंग्वेज किस सेंस में कह रहा है, वो अगर इसको कंपेयर करें हम आज की जो लैंग्वेजेस हैं उनके साथ कंपेयर करें तो उस हिसाब से कह रहा है। इसमें थोड़े से जो है वो कीवर्ड्स मौजूद हैं जिनके जरिए आपने प्रोग्रामिंग करनी होती है, थोड़े से प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स मौजूद हैं, प्रोग्रामिंग कंट्रोल्स मौजूद हैं जिनके जरिए आपने सी के अंदर प्रोग्राम जो है वो बिल्ड करने होते हैं। बट स्टिल इज़ वेरी पावरफुल। लेकिन स्टिल वो कह रहा है कि इसके ज़रिए हम बहुत सारे जो है वो सिस्टम प्रोग्रामिंग के काम भी कर सकते हैं, और हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो कुछ हमें ज़रूरत होती है लाइब्रेरीज़ की, वो भी हम इसके ज़रिए जैसे तैयार कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि विंडोज़ की जो है वो मोस्टली लाइब्रेरीज़ जो हैं वो आपकी सी लैंग्वेज C++ के अंदर जो है वो तैयार की है। तो स्टिल ये अपनी इसकी बड़ी स्पेस है। स्मॉल लैंग्वेज से हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि ये कोई बहुत छोटी सी लैंग्वेज है और इसका कोई ऐसा बहुत बड़ा रोल नहीं है। रोल क्या है वो मैंने आपको आई थिंक पहले दूसरे लेक्चर के अंदर जो है वो कुछ चीज़ें बताई थी सी और C++ के बारे में, कि आज के मेजर जो प्लेटफॉर्म है वो यूज़ कर रहे हैं इस लैंग्वेज को। तो पावरफुल है और डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम डेवलप करने के लिए जो है वो इसको आज भी यूज़ किया जा रहा है। और ये भी कतन इसका मतलब नहीं है कि ये अपडेटेड नहीं है। इसका इस वक्त लेटेस्ट जो स्टैंडर्ड है जिसकी हम बाद में बात करते हैं, वो अभी भी जो है वो अभी यूज़ किया जा रहा है मुख्तलिफ जो है वो सिस्टम एप्लीकेशंस को तैयार करने के लिए। द लास्ट पॉइंट इज द फास्ट कोड जनरेशन। कंपाइलर जो सी लैंग्वेज का है वो जनरेट करता है जी, बड़ा फास्ट कोड जनरेट करता है। वो जो मशीन कोड की बात कर रहा है वो जनरेट करता है बड़ा फास्ट। द कोड एग्जीक्यूट वेरी एफिशिएंटली, और वो कोड बड़ी जो है वो एफिशिएंटली आपके प्रोसेसर के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट होता है। सो द प्रोग्राम टेक लेस टाइम टू एग्जीक्यूट। इतनी ये 2 लाइन में जितना उसने सिंपल इस चीज़ को बता दिया, इतना सिंपल है नहीं। ये चीज़ें होती हैं कि अब आप इस 2 लाइनों के ऊपर बेशक जो है वो 2 घंटे भी बोलते रहे कि वो फास्ट कोड कैसा होगा, तो भाई वो मशीन लैंग्वेज का कोड होगा। अगर सी के जो है वो डिफरेंट किस्म के कंपाइलर से आप एक ही प्रोग्राम कंपाइल करें, तो वो आपको वहाँ फिर अंदाज़ा होगा कि जो है वो कुछ एक कंपाइलर जो सी का प्रोग्राम जैसे ही ट्रांसलेट करेगा तो हो सकता है उसका साइज़ ज़्यादा हो। वो जो 01 की फाइल जो ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करेगा हो सकता है उसका साइज़ ज़्यादा हो। उसमें जब साइज़ ज़्यादा होगा तो फिर उसको एग्जीक्यूशन में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। एक कंपाइलर जो है हो सकता है कि वो साइज़ भी स्मॉल हो, और वो फिर जब वो साइज़ स्मॉल होगा तो प्रोसेसर जो है वो कम इंस्ट्रक्शन को हो सकता है ज़्यादा फास्टली एग्जीक्यूट कर सके। तो ये टेक्निकल थोड़ा सा उस पॉइंट है उसने बात की है। तो क्योंकि सी का कोई एक कंपाइलर तो नहीं है, आगे हम बात करेंगे सी के डिफरेंट कंपाइलर्स हैं, और फिर डिफरेंट कंपाइलर्स का मतलब ही ये है कि कुछ कंपाइलर अच्छे हैं और कुछ कंपाइलर ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। तो सी के ये सी लैंग्वेज की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं एज ए हाई लेवल लैंग्वेज, या इसके जो एडवांटेज हैं एज ए हाई लेवल लैंग्वेज, वो हमने इन शॉर्टली डिस्कस की है। और ये बातें ऑलरेडी जो है हम हाई लेवल लैंग्वेज करेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो इन 8 पॉइंट्स को जो आप याद रखिएगा, इन हेडिंग्स को, और इनके नीचे जो एक एक 2 लाइन की एक्सप्लेनेशन है उसको भी देखिएगा। कुछ चीज़ें स्टिल इन कन्फ्यूजन रहेंगी, मैं इस चीज़ को ज़ाहिर बात एडमिट करता हूँ, और आप भी इस चीज़ को ज़हन में रखिए कि वो चीज़ें प्रोग्रामिंग सीखते वक्त किसी भी बुक के पहले चैप्टर में
पहले चौथे तीसरे सफ़े के ऊपर जो है वो कभी भी क्लियर नहीं होंगे। ये कॉन्सेप्चुअल स्टडी है, इसमें हो सकता है अभी कुछ चीज़ें और ऐसी हैं जो आपको थोड़ा कंफ्यूज करें, लेकिन वो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर होंगी। उसकी गारंटी मेरी है कि जब आप ये पूरा इंशाल्लाह कोर्स करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो है ये मुकम्मल क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन अभी हम दूसरे चौथे सवाल के ऊपर हैं तो ये कुछ चीज़ें जो है हमें थोड़ी इग्नोर करनी पड़ेंगी। बहरहाल मैंने कोशिश किया कि इसको हम थोड़े बेसिक लेवल से इन चीज़ों को एक्सप्लेन करें और होपफुली आपको ये जो है वो 8 पॉइंट जो है वो सी लैंग्वेज के जो है वो आपको समझ आ गए होंगे। अब हम जो है वो आगे नेक्स्ट चलते हैं। आज हमने जो है वो टर्बो सी प्लस प्लस जो है वो इंस्टॉल करना है, लेकिन हमें नहीं पता ये टर्बो सी प्लस प्लस क्या है, तो जाहिर बात हमें सबसे पहले ये जानेंगे ये टर्बो सी प्लस प्लस क्या है जी। तो आगे चलते हैं हम अपने जो है वो टर्बो सी प्लस प्लस की तरफ। नीचे थोड़ा आए हम नेक्स्ट। अच्छा, ये भी एक सवाल है हमारे पास, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 2 रीजन व्हाई इट वुड बी प्रेफरेबल टू राइट अ प्रोग्राम इन सी। तो वो कह रहा है जी कोई 2 रीजन बताएं कि सी लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिखना क्यों प्रेफर करते हैं दूसरी मशीन लैंग्वेज की बनिस्बत अगर देखा जाए। तो भाई ये हमने ऊपर 8 पॉइंट पढ़े हैं, इनमें से कोई से भी 2 पॉइंट जो है वो आप यहां बता दें। जैसे उसने उन्हीं 2 में से एक पहला पॉइंट बता दिया है, ये पहला पॉइंट वही है, सी इज अ कन्वीनियंट लैंग्वेज वाला, तो बेशक आप ये एक पॉइंट लिख दें। और दूसरा पॉइंट उसने कौन सा लिखा है, मशीन इंडिपेंडेंस वाला, तो ये पॉइंट भी हमने ऊपर यहां ये पढ़ लिया। तो आप ये 2 इनमें से कोई भी 2 पॉइंट जो है वो आप लिख दें जो आपको बेहतर लगते हैं कि ये वो रीजन है जिनकी वजह से मैं प्रेफर करता हूं कि मैं सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखूं बजाय कि मैं मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखूं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखिएगा और ये मार्क कर लें अपने बुक के ऊपर, ये साथ साथ मार्क करते जाएं कि अपनी बुक के ऊपर या कहीं लिखते जाएं, बेशक अगर आपके पास बुक नहीं है या कंप्यूटर में कहीं लिखते जाएं कि ये जो सवाल है ये इंपॉर्टेंट है, ये सेमी इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है, ये साथ साथ लिखते जाएं। ये चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं होंगी भाई, ये जब कॉलेज इंशाल्लाह स्टार्ट होंगे तो फिर हम नेक्स्ट आगे स्टार्ट करेंगे। यहां आगे हमारे पास ये है हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन टर्बो सी प्लस प्लस। भाई ये सवाल पेपर में कभी नहीं आया, ये पेपर में ये इस तरह का सवाल जो वो कभी नहीं आता, लेकिन हम इस वक्त प्रैक्टिकल की तरफ जाने लगे इसलिए मैं इस डेफिनेशन को आपके सामने भी पढ़ने लगा हूं। तो टर्बो सी प्लस प्लस क्या है, अब इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले हम कुछ स्लाइड्स की तरफ चलते हैं और एक वो पूरी स्टोरी जो बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट करती है आज जो सी लैंग्वेज के जो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामर, तो उनको जो है वो इवन दो वो अपनी डिग्रीज भी कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको ये आइडिया नहीं होता कि ये सी क्या है, ये टर्बो सी क्या है, ये टर्बो सी प्लस प्लस क्या है, ये कंपाइलर्स फिर क्या होते हैं, ये आईडीईज क्या हैं। तो वो कंफ्यूजन जो है वो आप जो है वो आपको नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्लाइड्स हैं, तो पहले उन स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं। तो यहां जो है वो हम बात करेंगे उनकी यहां। तो अब इस थोड़ी सी इस स्टोरी को, ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको पता हो कि आप सी की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या सी प्लस प्लस की कल को प्रोग्रामिंग करेंगे या दूसरी लैंग्वेजेस के लिए भी आपकी एक बेस बन जाएगी कि आपको इन चीज़ों का पता हो। तो फिर आसानी से जब कल को आप जावा या पाइथन के लिए या किसी और लैंग्वेज के लिए प्रोग्रामिंग करते हैं तो फिर आप उन लैंग्वेजेस में भी इन्हीं बातों का ध्यान रखेंगे और आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ जो है वो स्टैंड कर रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप कंपाइलर्स ऑफ सी और सी प्लस प्लस के। अगर हम बार बार कहते हैं कि सी लैंग्वेज जो है वो कंपाइलर को यूज करती है एज ए ट्रांसलेटर, तो भाई सी के कितने कंपाइलर हैं? क्या सी का कोई एक ही कंपाइलर है या सी के बहुत सारे कंपाइलर हैं और उनमें से अपनी मर्जी से हम कोई भी कंपाइलर यूज कर सकते हैं? तो फिर ये भी सवाल ये ज़हन में आता है कि भाई बहुत सारे कंपाइलर क्यों हैं, लैंग्वेज तो एक ही है, उसके बहुत सारे कंपाइलर क्यों हैं? तो उसका आंसर हम यहाँ उन चीज़ों का आंसर हम यहाँ इस स्लाइड के ऊपर जब लेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो सबसे पहला कंपाइलर है सी का, वो है बोरलैंड टर्बो सी। तो बोरलैंड जो है वो एक सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन है जिन्होंने एक जो है कंपाइलर सी के लिए बनाया और उसको उन्होंने नाम रखा टर्बो सी। इज वन ऑफ द बेसिक एंड पॉपुलर कंपाइलर फॉर द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सबसे पहला और सबसे पॉपुलर कंपाइलर है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और यही वो कंपाइलर है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे अपनी एक्सरसाइज अपने प्रैक्टिकल के लिए। तो ये बात भी मैंने आपको यहां बता दी। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, यहाँ जो है वो मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट भी कर दूं, 1987 में ये कंपाइलर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। बहुत पुराना कंपाइलर है लेकिन ये पॉपुलर था। और पॉपुलर क्यों था? अपने छोटे साइज की वजह से, अपनी कंपाइलेशन स्पीड की वजह से। देखें ये फीचर्स आपको वो बता रहा है,
अब आप सोच रहे होंगे ना ये कंपाइलर, मल्टीपल कंपाइलर्स क्यों हैं सी के, एक क्यों नहीं है कंपाइलर, लैंग्वेज तो एक है भाई। एक कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन ने बनाया, एक सॉफ्टवेयर हाउस ने बनाया, एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने बनाया, दूसरा कंपाइलर दूसरे ने बनाया, ठीक है जी। और किसी कंपाइलर की जो है वो जो स्पीड जो है कंपाइलेशन की ज़्यादा है, मशीन कोड जो वो जनरेट करते हैं कंपाइलर, उनका साइज़ किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है, कोई जो है वो पेड है, उसमें किसी कंपाइलर में उन्होंने एक्स्ट्रा फीचर साथ जो है वो प्रोवाइड कर दिए हैं जो कि नॉर्मली सी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कुछ प्राइस भी उसमें इंक्लूड कर दिया है, कुछ फ्री जो है वो आपको कंपाइलर मिल जाते हैं, कुछ लो प्राइस मिल जाते हैं। तो ये बातें आपने याद रखनी है कंपाइलर के बारे में, इसलिए सी के मल्टीपल कंपाइलर जो हैं वो अवेलेबल हैं हमारे पास। ठीक हो गया जी। तो यहां दोबारा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, वंस टर्बो सी प्लस प्लस गाट रिलीज्ड इन 1990, जब 1990 में टर्बो सी प्लस प्लस का कंपाइलर यानी सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है इंट्रोड्यूस करवाएगी, तो उसका भी कंपाइलर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। उस कंपाइलर का नाम क्या रखा गया, टर्बो सी प्लस प्लस। पहले कौन सा कंपाइलर था, टर्बो सी। बाद में सी प्लस प्लस के लिए जो कंपाइलर जो है वो बनाया गया, तैयार किया गया, उसका नाम क्या रखा उन्होंने, टर्बो सी प्लस प्लस। लेकिन ये जो कंपाइलर है टर्बो सी प्लस प्लस, ये कंपाइलर सी लैंग्वेज को भी, लैंग्वेज के कोड को भी ट्रांसलेट करता था। तो इसमें क्या किया गया, उन्होंने बोथ कंपाइलर्स आर मर्ज, दोनों कंपाइलर्स को उन्होंने मिला दिया, और जो टर्बो सी का जो नाम था वो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। उन्होंने कहा जी अब टर्बो सी नाम का कोई कंपाइलर नहीं है। लेकिन फिर 2006 के अंदर जो है वो एम्बर कैडारो जो टेक्नोलॉजीज हैं, उन्होंने दोबारा से टर्बो सी जो है वो कंपाइलर जो है वो रिलीज किया एज ए फ्रीवेयर, जो कि हम जाहिर बात है अभी यूज भी करेंगे अपने प्रोग्राम के प्रैक्टिकल्स के लिए। तो ये सबसे पहला जो है वो कंपाइलर था। इसके बाद और भी बहुत सारे कंपाइलर हैं हमारे पास। टिनी सी कंपाइलर है जिसको डिज़ाइन किया गया है, जो स्लो कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें जो है वो डिस्क स्पेस का मसला होता है, ज़्यादा डिस्क स्पेस अवेलेबल नहीं होती, तो उनमें आप ये सी का ये कंपाइलर यूज़ करेंगे। पोर्टेबल सी कंपाइलर है। इसके अलावा GNU कंपाइलर कलेक्शन है, GCC हम इस कंपाइलर को कहते हैं। GNU एक प्रोजेक्ट था ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, तो उस वक्त ये कंपाइलर जो है वो बनाया गया। फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम मुराद बिल्कुल ये नहीं है फ्री ऑफ कास्ट, तो वो आगे चले इंशाल्लाह बात करें कभी। तो GCC कंपाइलर है, सी लैंग कंपाइलर है, इंटेल C++ कंपाइलर है, और भी बेशुमार आपको जो है वो कंपाइलर आपको सी लैंग्वेज के मिल जाएंगे। अब इनमें फ़र्क क्या है, वो फ़र्क मैंने आपको इन 3 पॉइंट्स की शक्ल में जो है वो अंदाज़ा आपको दे दिया है कि आप अंदाज़ा कर लें कि इन कंपाइलर्स में क्या फ़र्क होगा। और ये GCC को मैंने रेड इसलिए किया हुआ है कि ये इस वक्त सबसे बेस्ट कंपाइलर माना जाता है सी लैंग्वेज का या C++ का, सी लैंग्वेज का भी और C++ का भी। याद रखिएगा जो C++ के कंपाइलर हैं वो सी लैंग्वेज का कोड भी कंपाइल करते हैं, ठीक है जी। तो अब आप ये नहीं कहेंगे कि कल को आपको सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखें और उसको कंपाइल करने के लिए आप सिर्फ सी का कंपाइलर ढूंढते रहें। अगर आपको C++ का कंपाइलर मिलता है तो वो भी उसको कंपाइल करेगा। तो हम भी बेसिकली अल्टीमेटली जो है वो टर्बो सी प्लस जो है टर्बो C++ कंपाइलर ही यूज करेंगे, ठीक है जी। ये बोर्न एंड टर्बो सी लिखा हुआ है ना, तो हम यूज क्या करेंगे, ये वाला कंपाइलर ही यूज करेंगे अपने प्रोग्राम के, सी के प्रोग्राम्स को कंपाइल करने के लिए। तो ये मल्टीपल कंपाइलर्स का थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको होगी कि ये कंपाइलर डिफरेंट क्यों है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, डिफरेंट परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस में कंपाइलेशन स्पीड, कोड जनरेशन, स्मॉल साइज ऑफ फाइल्स, और फिर बाकी जो प्राइसेस या एक्स्ट्रा फीचर हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। तो रेड को भी याद रखिएगा कि कल को आप अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाते हैं और आप एक C++ के या सी के प्रोग्रामर के तौर के ऊपर आगे जाते हैं, यानी आप सिस्टम प्रोग्रामर जॉब जो है उनकी तरफ जो बढ़ते हैं, तो फिर आपका जो है GCC के साथ भी वास्ता पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त सी का बेस्ट कंपाइलर यही माना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, हमारे पास आगे क्या है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गई टॉप IDEs ऑफ C और C++। तो C लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज का कोड करने के लिए हमारे पास कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। सादे लफ्जों में अगर मैं बात करूं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, कौन कौन से एडिटर्स अवेलेबल हैं जिनमें आपने कोड लिखना है। और ये एडिटर जो हैं ये बैकएंड के ऊपर क्या यूज कर रहे होंगे, आपके इन्हीं कंपाइलर को यूज कर रहे होंगे, ठीक है जी। एडिटर्स कौन से हैं, जैसे कोड ब्लॉक्स है, एक्लिप्स है, नेटबीन्स है, कोड लाइट है, बोलैंड C++ है, टर्बो C++ है। ये एडिटर्स हैं, ये आपको मुख्तलिफ फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करेंगे, पूरा एनवायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। ID का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट,
इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये डेफिनेशन आगे भी आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें डेवलपमेंट करने के तमाम फीचर्स पहले से ही इंटीग्रेटेड हैं। तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें डेवलपमेंट करने के तमाम फीचर पहले से ही इंटीग्रेटेड हैं। तो ये जितने आपको सॉफ्टवेयर यहां नजर आ रहे हैं ये सारे IDE हैं। क्यों, क्योंकि ये आपको C या C++ का जो है वो के लिए प्रोग्राम्स के लिए ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे कि आप ना सिर्फ उनमें C का प्रोग्राम सिर्फ लिख नहीं सकते, बल्कि C के प्रोग्राम को आप इनमें सेव, इनके थ्रू सेव भी करेंगे, इनके थ्रू डीबग भी करेंगे, यानी कि उनमें से एरर भी निकालेंगे, और आप इनके थ्रू उनको एग्जीक्यूट भी करेंगे। तो ये मुकम्मल आपको इन्वायरमेंट ये सारे टूल आपको प्रोवाइड करते हैं। इसलिए सिंपल इनको एडिटर कहना गलत होगा, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, दीज आर द IDEs। तो ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने वाले सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास। तो हम C और C++ के लिए इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। मैं जो यूज करता हूं दैट इज द कोड ब्लॉक, ठीक है जी। बड़ा पॉपुलर और बड़ा आसान और बड़ा अच्छा जो है वो IDE है C और C++ के लिए, लेकिन क्योंकि हम कोर्स रेस्ट्रिक्टेड हैं तो हम यूज करेंगे टर्बो C++। देखें टर्बो C++ कंपाइलर का नाम भी है भाई, ये टर्बो C++ कंपाइलर का नाम भी है और IDE का नाम भी क्या है, टर्बो C++। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। तो आप बोरलैंड C++ ये लेटेस्ट है, ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम कोर्स रिस्ट्रिक्टेड हैं और हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रामिंग की जो है वो करनी है, तो इसलिए हमें अभी इन टूल्स को समझने में या ये टूल्स कौन सा कंपाइलर यूज करते हैं उस चक्कर में अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हम क्योंकि बेसिक जो है वो प्रोग्रामिंग, अब आगे हम चलेंगे प्रोग्राम्स क्रिएट करते आगे बढ़ेंगे, तो हो सकता है फिर आगे जाके मैं आपको बताऊं कोड ब्लॉक्स के बारे में बता दूंगा बाकी। तो कंपाइलर की बात होगी, IDEs की बात भी होगी। तो ये IDEs बैकएंड के ऊपर क्या यूज करेंगी, इनमें से किसी कंपाइलर को यूज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं टर्बो C++, तो बैकएंड के ऊपर कौन सा कंपाइलर यूज होगा, सारी बात है टर्बो C++ का कंपाइलर यूज होगा या टर्बो C यूज होगा, ठीक हो गया। तो इन दोनों का रिलेशन भी इस तरह याद रखिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास आगे सवाल है, व्हाट इज द करंट C स्टैंडर्ड। ये बार बार हम बात करते हैं NC स्टैंडर्ड, NC स्टैंडर्ड, भाई ये क्या बला है। इन स्टैंडर्ड्स को समझने के लिए हम इस स्लाइड को यहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड के ऊपर, और एक छोटी सी स्टोरी जो है हम देखते हैं ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये स्टैंडर्ड क्या बला है। और आप कभी भी कम्युनिटी में डिस्कशंस कर रहे हो तो आप कभी भी वहाँ किसी कन्फ्यूजन का शिकार ना हो, आप अच्छे से जो है वो वहाँ बात कर सकें। तो स्टोरी टू रिजॉल्व कंफ्यूजन, तो ये स्टैंडर्ड्स क्या हैं। तो ऐसे याद रखिए, जब स्टैंडर्ड्स बिल्कुल नहीं थे, मैं इसकी ट्रांसलेशन अब नहीं करूंगा, मैं अब इसको वैसे आपको इन शॉर्ट जो है वो बताऊंगा। वो कह रहा है कि जब स्टैंडर्डाइजेशन नहीं थी तो उस वक्त जो C का नाम था ना, C लैंग्वेज का, वो नाम ये था K&R-C, कर्नियन एंड रिची C। तो उस वक्त जो C लैंग्वेज का नाम था वो ये था, जब बिल्कुल ये स्टैंडर्डाइजेशन की बात नहीं थी कि C का फलाना स्टैंडर्ड, तो उस वक्त C लैंग्वेज को क्या कहते थे, K&R-C शुरू में। और ये कब की बात है, 1980s की बात हो रही है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर कहानी शुरू होगी। द फर्स्ट C स्टैंडर्ड वाज, ये स्टैंडर्ड उसी तरह का स्टैंडर्ड है जैसे ये मैंने लास्ट टाइम बात की थी, 5 स्टार एक होटल्स होते हैं तो 5 स्टार इज अ स्टैंडर्ड, 7 स्टार जो होटल होते हैं तो 7 स्टार क्या है, एक स्टैंडर्ड है। तो उस स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, उसमें फीचर्स की बात होती है। तो पहला जो C का स्टैंडर्ड था वो कब रिलीज किया गया, 1989 में। कहाँ, नेशनली, सिर्फ USA के अंदर रिलीज किया गया, ठीक है जी। और किसने रिलीज किया, भाई ये है वो आपका NC। ये NC वाला जो है ना इदारा, ये हर जगह के ऊपर आपको नजर आता है, लेकिन ये USA का जो है वो नेशनल इदारा है। तो ये USA के अंदर ही पहला C का स्टैंडर्ड जो है वो रिलीज किया गया। स्टैंडर्ड से मुराद उसमें C लैंग्वेज में भाई कोड कैसे करना है, ठीक है जी। C लैंग्वेज में कोड कैसे करना है, जो है वो किन पैटर्न्स का ख्याल रखना है, किन जो है वो फंक्शनैलिटी, कौन कौन सी फंक्शनैलिटी इसमें मौजूद हैं, उनको कैसे जो है वो एक्टिवेट करना है, मतलब जो कुछ भी है, जो रूल रेगुलेशंस हैं वो सब स्टैंडर्ड्स के अंदर ही आ जाते हैं। तो अब पहला स्टैंडर्ड 1989 में किसने रिलीज किया, USA में। USA की खुद जो वहाँ की नेशनल जो इदारा था, नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है जी, NC वालों ने, और उसको ने क्या नाम दे दिया, C89। तो अब आप देखें, और C89 भी इसको कहते हैं और इसको NCC भी कहते हैं। ये जो आप पढ़ रहे थे ना उधर कि NCC एक स्टैंडर्ड है, तो NCC को C89 भी स्टैंडर्ड भी कहते हैं। तो NCC एंड C89 एक ही बात है। और 1989 से लेके 1990 तक, यानी कि पूरा 1 साल तक जो है वो यही C लैंग्वेज थी।
यानी अगर आप 1989 में होते तो अगर आपसे पूछा जाता है यार ये C89 क्या है, तो आप कहते हैं ये तो सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। कोई आपसे पूछता है ये NCC क्या है, तो आप कहते हैं ये सी लैंग्वेज है। तो उस वक्त की सी लैंग्वेज ये C89 ही थी या MCC थी। उसके बाद फिर एक साल जो है वो बाद अमेरिकन स्टैंडर्ड जो ये एनसी वालों ने इंट्रोड्यूस करवाया था, उसको फिर इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर लिया गया। बहुत सारे रिसर्चर जो जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जहाँ रिसर्च हो रही थी, उन्होंने जब इस स्टैंडर्ड को देखा कि ये सी लैंग्वेज का जो C89 स्टैंडर्ड है ये बड़ा यूज़फुल है, इसमें प्रोग्रामिंग करना बड़ा आसान है अगर इसके थ्रू प्रोग्रामिंग की जाए। तो फिर उसके बाद जो इंटरनेशनल इदारे थे जैसे ISO है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड डेवलप करती है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के लिए, मुख्तलिफ सर्विसेज के लिए, ये फिर जंप करके बीच में आ गए गेम के। और उन्होंने क्या किया, C89 को पकड़ के ना इस 89 को एक नया नाम दे दिया, और उस नाम क्या दे दिया, ISO 9899:1990। भाई एक नाम रखना था, उन्होंने एक नाम रख दिया, ठीक है जी, उन्होंने अपना स्टैंडर्ड का नाम रख दिया। तो इस रिलीज को क्या कहा उन्होंने, इसको उन्होंने नाम दे दिया इन शॉर्ट C90। देखिए C89 में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिवाय ISO जंप करके बीच में आया और उसने इसके ऊपर अपना लेबल लगा के तो उसको एक नया नाम दे दिया C19। तो इसके अंदर कोई चेंज ऐसा नहीं हुआ। और उस वक्त फिर जो 1990 से लेके 1999 तक जो लैंग्वेज चली, यानी कि 9 साल आप कह लें ये तकरीबन बनते हैं, तो ये उसको क्या कहते रहे लोग, C19। तो जब उस वक्त लोग कहते थे कि मैं C19 में प्रोग्रामिंग करता हूं, तो उसका मतलब क्या होता था, मैं सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करता हूं। तो उस वक्त सी लैंग्वेज क्या थी, C19। ये स्टैंडर्ड्स बनते जा रहे हैं, स्टैंडर्ड्स में क्या होता जा रहा है, नए नए फीचर्स, नई नई इंप्रूवमेंट की जा रही हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1989 में NC जो है वो फारग हो गया बिल्कुल सी लैंग्वेज से, गेम से बाहर हो गया। क्यों, क्योंकि ISO जो अंदर आ गया जंप करके। तो प्रोग्रामर स्टिल आज भी प्रोग्रामर बात करते हैं ना, तो वो इसको NCC बोल रहे होते हैं। भाई NCC खत्म होगी कहानी, मास वाई कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रहेगी, जो कि हम कोर्स बाउंड हैं, रिस्ट्रिक्टेड हैं कि हमने इसी NCC स्टैंडर्ड को जो है वो यूज़ करना होता है, क्योंकि हम टर्बो C++ कंपाइलर यूज़ करते हैं और टर्बो C++ IDE भी यूज़ करते हैं। तो टर्बो C++ कंपाइलर जो है वो NCC यानी कि C89 इसी को यूज़ कर रहा है आज भी। तो अब अगर मैं प्रोग्रामिंग करूँगा सी लैंग्वेज के अंदर और मैं टर्बो C++ IDE यूज़ करूँगा, तो टर्बो C++ IDE बैकएंड पे कौन सा कंपाइलर यूज करेगी, टर्बो C++। और टर्बो C++ जो कंपाइलर है वो बैकएंड के ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड यूज कर रही है, C89 जो कि NCC है। तो इसलिए NCC आज के प्रोग्रामर जो है वो स्टिल बोल रहे होते हैं, अदरवाइज NCC की कहानी, NCC जो है वो स्टोरी उसकी खत्म हो चुकी है। क्यों, क्योंकि ISO ओन द सी लैंग्वेज, ISO ओन करती है आपकी सी लैंग्वेज को थ्रू द स्टैंडर्ड। इस स्टैंडर्ड के तहत ISO कहती है ये अब हमारी लैंग्वेज है, अब जो करना है इसके अंदर हम करेंगे। कर द स्टोरी शॉर्ट आगे बढ़ते हैं। माइनर अपडेट 1995 के अंदर हुए, उन्होंने इसका नाम C95 स्टैंडर्ड रख दिया, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी चेंजिंग नहीं थी, बस इसमें करैक्टर सपोर्ट थोड़ी सी बढ़ा देगी। जो करैक्टर्स कुछ इसमें शामिल नहीं थे, सपोर्ट नहीं करते थे लैंग्वेज के अंदर, वो इसमें और शामिल कर दिए गए, ठीक है जी। उसके बाद फिर 1999 के अंदर जो है वो एक मेजर रिवीजन हुई, एक बहुत बड़ा चेंज आया, ठीक है जी। और दिस वर्जन ऑफ द स्टैंडर्ड इज कॉल्ड द C99। तो इसको जो है वो C99 जो है वो नाम दिया गया। और फिर जो है वो 1999 से लेकर 2011 तक यही फिर सी लैंग्वेज रही, ठीक है जी। 1999 से लेकर 2011 तक ये सी लैंग्वेज यही जो है वो रही। इसी के अंदर सिस्टम प्रोग्रामिंग होती रही, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनते रहे। फिर 2011 के अंदर जो है वो एक दफ़ा दोबारा एक मेजर चेंज आया, ठीक है जी। इस वर्जन को C11 का नाम दिया गया। नए फीचर जैसे कि थ्रेड की सपोर्ट इसमें एंटर की गई, जैसे कि मल्टी कोर्स प्रोसेसर जो हैं उनको कैसे मैनेज करना है, मल्टी प्रोसेसिंग जो सिस्टम है उनको कैसे मैनेज करना है सी प्रोग्रामिंग के ज़रिए। तो वो सारे फीचर इसमें एंटर किए गए और ये 2011 स्टैंडर्ड है जो वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो 2011 से लेकर 2017 तक जो हम कहते हैं ना सी लैंग्वेज थी, तो वो सी लैंग्वेज क्या थी, C11। उसके बाद फिर फाइनली क्या हुआ, 2017 के अंदर जो है वो C11 जो उसको रिवाइज किया गया, थोड़े से कुछ डिफेक्ट थे उनको दूर किया गया, रिजॉल्व किया गया, तो एक C17 स्टैंडर्ड जो है वो बना दिया गया। आज कुछ लोग C17 स्टैंडर्ड, हालांकि C17 इज़ द लेटेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सी लैंग्वेज जो यूज़ हो रहा है आजकल पूरी दुनिया में सिस्टम लाइब्रेरीज बनाने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बैक एंड के ऊपर और बेशुमार बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में यूज़ हो रहा है। लेकिन कुछ लोग इसको जो है वो C18 भी मानते हैं, कहते हैं जी लेटेस्ट स्टैंडर्ड जो है वो C18 है। बहरहाल ये स्टैंडर्ड्स की कहानी है, ठीक हो गया। तो अब आपको थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा कि
कंपाइलर कहां स्टैंड कर रहे हैं, आईडीज और स्टैंडर्ड। तो करंट स्टैंडर्ड C18 सी लैंग्वेज का। तो उसको आप ऐसे कह सकते हैं कि हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे कंपाइलर टर्बो C++। कौन सा कंपाइलर, टर्बो C++। आईडी कौन सी यूज करेंगे, टर्बो C++, आईडी का नाम भी टर्बो C++। और स्टैंडर्ड कौन सा यूज करेंगे, C89, क्योंकि हमने बेसिक प्रोग्रामिंग समझनी है तो हम C89 यूज करेंगे। आज अगर आप टूल यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोड ब्लॉक यूज करते हैं, तो कोड ब्लॉक जब आप यूज करेंगे तो कोड ब्लॉक जो है वो बाय डिफॉल्ट जीसीसी कंपाइलर को सपोर्ट करता है, बाय डिफॉल्ट जीसीसी कंपाइलर को सपोर्ट करता है। बाकी भी कंपाइलर आप इसमें जो है वो अटैच करके उनको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जीसीसी कंपाइलर को यूज करता है और स्टैंडर्ड यूज करता है C11, और स्टैंडर्ड आप C14 भी उसमें यूज कर सकते हैं कोड ब्लॉक में। तो स्टैंडर्ड को भी, इस कंफ्यूजन को भी जो है वो निकालें कि स्टैंडर्ड क्या है और ये आईडीज क्या है और ये कंपाइलर क्या है। भाई ये सब चीजें एक दूसरे से मिली हुई हैं। आईडीज के जब हम नाम लेते हैं तो वो फ्रंट एंड, वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। कंपाइलर्स की बात करते हैं तो कंपाइलर और ये स्टैंडर्ड्स जो है, ये जो कंपाइलर्स हैं वो एप्लीकेशंस हैं जिन्होंने कोड को ट्रांसलेट करना है, लेकिन उन्हें किस रूल के तहत ट्रांसलेट करना है वो इन रूल, इन स्टैंडर्ड्स के तहत होगा। किस रूल के तहत सी के प्रोग्राम को लिखना है, किसमें सेमीकोलन लगाना है, नहीं लगाना, ये वाला फंक्शन लिख सकते हैं कि ये वाला फंक्शन इसमें नहीं लिख सकते, वो बात कंपाइलर तय नहीं करेगा, वो बात स्टैंडर्ड्स तय करेंगे। ठीक हो गया। तो इन तीन चीजों को भी आप याद रखिएगा। अब हम वापस चलते हैं जल्दी से अपने इस पैराग्राफ की तरफ। तो ये सिंपल है, इसको आप खुद भी बेसिक इवन पढ़ लीजिएगा, अब आपको समझ आ जाएगी। कंपाइलर यूज फॉर सी लैंग्वेज इज कॉल्ड टर्बो C++। इट इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ बोरलैंड इंटरनेशनल। तो बोरलैंड इंटरनेशनल भाई आप बदल चुकी है, ठीक है जी। इसका नाम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। टर्बो C++ जो है आल्सो प्रोवाइड कंप्लीट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये वही बात जो मैंने की कि हमें टर्बो C++ जो एडिटर है वो पूरा एक आईडी है, पूरा इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करेगा। इसको TC एडिटर भी कहते हैं, टर्बो C एडिटर भी कहते हैं। तो इसके जरिए हम ना सिर्फ प्रोग्राम क्रिएट करेंगे बल्कि उनकी एडिटिंग भी करेंगे, उनको सेव भी करेंगे, उनको डीबग भी करेंगे। वो सारे प्रोसेस हम जो है वो टर्बो C++ एडिटर के अंदर करेंगे। इसकी डायग्राम भी उसने नीचे आपको बता दी है। तो अब टर्बो C++ एडिटर को जो है वो हमने इंस्टॉल कैसे करना है, उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे टर्बो C++ को इंस्टॉल करना और इसके अंदर एक प्रोग्राम को बनाना, और फिर उसको पूरे को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि वो प्रोग्राम बनाते वक्त कौन कौन से स्टेप्स हैं वो उनको फॉलो करेंगे। अदरवाइज ये लेक्चर जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो इसको हम यहीं जो है वो स्टॉप करते हैं। ठीक होगा जी। तो बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हम टर्बो C++ डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करेंगे और उसमें अपना पहला प्रोग्राम जो है वो लिख के चेक करेंगे और वो सारे स्टेप देखेंगे कि किस तरह सी लैंग्वेज का प्रोग्राम टर्बो C++ एडिटर के अंदर लिखा जाएगा। इस लेक्चर को लाजमी रिवाइज कीजिएगा, ये आपकी बेस है। कल को आप यूनिवर्सिटीज के अंदर जाएंगे, सी लैंग्वेज C++ पढ़ाई जाएगी, तो आप यकीन जानिए कि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट जो इवन अपनी डिग्रीज कर चुके हैं उनको ये स्टैंडर्ड्स और ये कंपाइलर्स डिफरेंट और ये आईडीज और इनके आपस में जो एनोलॉजी है वो जो है वो कहीं तक पता नहीं होती। तो इसलिए इसको लेक्चर को रिवाइज कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन है तो नीचे चैट बॉक्स में लिख दें ताकि उसको हम इंशाल्लाह कवर कर सकें।